नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 मार्च 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के तहत 1 वर्ष के लिए कितने रुपये के मासिक भत्ते की घोषणा की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ हाउ मच रुपीज फॉर 1 ईयर फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स अंडर द हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपये। हर स्टार्ट महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु एक मंच है। यह उन्हें विभिन्न सरकारी एवं निजी उद्यमों से जुड़ने में भी मदद करता है। भारत में कम से कम 36 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है, और संभावित यूनिकॉर्न में कम से कम एक महिला संस्थापक अथवा सह संस्थापक है। वर्तमान में जनवरी 2023 तक विश्व भर की 47 कंपनियों ने डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। डेकाकॉर्न क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप जिनका बाजार मूल्य $10 बिलियन से अधिक है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे जयश्री। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री, जो गायन की अपनी मधुर एवं मग्न शैली यानी मेडिटेटिव स्टाइल के लिए जानी जाती हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, को वर्ष 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में उत्कृष्ट हैं। इन्हें नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार हेतु चुना गया है। किस देश ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा जारी इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष पर है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के आंकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एक छोटा सा परिवर्तन यह है कि लिथुआनिया ने 20वें स्थान के रूप में शीर्ष 20 में अपनी जगह बना ली है। सबसे नीचे पायदान पर है अफगानिस्तान, उसके बाद सेकेंड लास्ट है लेबनान। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 125। कुल 136 देशों का ये रैंकिंग है इस बार का। इसमें से भारत की रैंकिंग रही है 125, जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था। यह नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ खुशहाली सेलिब्रेशन के रूप में प्रकाशित की जाती है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एरिक गारसेटी। जो बाइडेन प्रशासन ने भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है। भारत में किसी अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति लगभग 2 साल बाद की गई है। दरअसल यह पद पिछले 2 साल से खाली था। इससे पहले केनी जस्टर भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे।
इनकी नियुक्ति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही की गई थी। अमेरिकी सरकार ने जनवरी 2021 में इन्हें वापस बुला लिया था और तब से यह पद खाली था। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए
आपको कोर्सेस मिल जाएंगे 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अमेरिकी सीनेट ने यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस सेनेट एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रवि चौधरी। यह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। यह अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का एक महत्वपूर्ण पद है। वर्तमान में रवि एक अमेरिकी उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने इनकी नियुक्ति पर 65-29 वोट के साथ अपनी मोहर लगा दी है। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट संबंधी मामलों की जिम्मेदारी निभाएंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का नया सीईओ और एमडी किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, के कृतिवासन। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने के कृतिवासन को कंपनी का नया सीईओ और एमडी नामित किया है। टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। 22 वर्षों से अधिक समय से टीसीएस में कार्य कर रहे गोपीनाथन पिछले 6 वर्षों से कंपनी के एमडी व सीईओ थे। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड with the of year award at the Central Banking Awards 2023? The right answer is option number C, शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास दूसरे ऐसे भारतीय गवर्नर हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने चुनौतीपूर्ण समय में इनकी बेहतर लीडरशिप के लिए यह अवार्ड दिया गया है। शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर बने थे। इसके बाद कोविड महामारी का चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हो गया। उस मुश्किल समय में इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला। इसके बाद यूक्रेन संकट के समय भी इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा काम किया और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के समय वित्तीय लीडरशिप इन्होंने दी। इससे पहले रघुराम राजन को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? Who has received the World Airport of the Year 2023 award? The right answer is option number A, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है। 2023 की इस लिस्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। 2 साल के अंतराल के बाद चांगी एयरपोर्ट फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया है। दोहा का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2021 और 2022 में वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था, अब दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं। 2023 के लिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड के शीर्ष हवाई अड्डों में दिल्ली का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड्स टॉप एयरपोर्ट्स फॉर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 36वीं रैंक। भारत का कोई भी एयरपोर्ट टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे और भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए अवार्ड जीता है। विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल इन द असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ बिल विधेयक पारित हो गया है और यह पहला राज्य बन गया है भारत का। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी सेवाओं और रोगी विभाग यानी आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसके साथ ही चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटलों में समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी और इसको लेकर के राजस्थान में डॉक्टरों का प्रदर्शन भी इसके विरोध में जारी हो गया है। एटीपी मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड
टू विन द ATP मास्टर्स 1000 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यह उपलब्धि इंडियन वेल्स मास्टर्स में मेंस डबल्स का खिताब जीतने के बाद हासिल की। 43 वर्षीय बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैट एब्डेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स के मेंस डबल्स मैच के फाइनल में नील स्कप्स्की और वेस्ले कुलहॉफ की जोड़ी को 6-3, 2-6, 10-8 से हराया और यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने इस रिकॉर्ड के मामले में अपने ही पुराने जोड़ीदार कनाडा के डेनियल नेस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 42 वर्ष की आयु में यह कारनामा किया था। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। कैलिफोर्निया USA में खेले गए इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर अपने नाम किया। इसके साथ ही वह इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब वह कम से कम 3 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले राफेल नडाल के साथ सबसे कम उम्र के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने 20 साल की उम्र में पहले 6 खिताब जीते हैं। इसके साथ ही अल्कराज वर्ल्ड ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्जियो पेरेज। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 एक फार्मूला 1 मोटर रेस थी जो 19 मार्च को जेद्दा सऊदी अरब में जेद्दा कार्निश सर्किट में आयोजित की गई थी। मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। रेड बुल में इनके साथी मैक्स वेरस्टेपेन ने रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले सीजन में रेड बुल ने 22 रेसों में 17 जीत हासिल की थी। सिपरी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन रहा? अकॉर्डिंग टू द 2023 रिपोर्ट ऑफ सिपरी, हु वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2018 एंड 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। विगत 5 वर्षों में विश्व में जितने भी हथियार खरीदे गए इनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब 9.6% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तीसरा स्थान कतर का है 6.4% के साथ। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद है 4.7% और 5वें नंबर पर है चाइना 4.6% के साथ। पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है? हु इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस। 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% से गिर करके 45.1% हो गई है, लेकिन फिर भी यह नंबर 1 पे बना हुआ है। वर्ष 2018-22 के मध्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता फ्रांस रहा 28.6% के साथ। इसके बाद तीसरे स्थान पर है अमेरिका 11.1% के साथ। यदि आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखेंगे तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल हथियार निर्यात का 40% निर्यात करता है। और दूसरे स्थान पर रूस है 16% के साथ। तीसरे स्थान पर फ्रांस है 11% के साथ। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय यादव को नेपाल के 8 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन प्राप्त था। इन्होंने CPN-UML की आस्था लक्ष्मी शाह की और जनमत पार्टी की ममता झा को हरा दिया। राम सहाय को 52,628 वोटों में से 30,328 वोट मिले। राम सहाय प्रसाद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में नेपाल सद्भावना पार्टी से की थी। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल करता है।
जिनमें संघीय संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। मध्य क्षेत्र के नेता राम सहाय निवर्तमान उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। नेपाल के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? परमानंद झा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रचना बिष्ट रावत। पत्रकार और लेखिका रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी यह पुस्तक दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह पुस्तक लेखक रचना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट की गई थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जी कृष्ण कुमार। यह फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से बीपीसीएल से जुड़े हैं। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और निदेशक रिफाइनरीज का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। किस भारतीय अमेरिकी को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिप्टी सीईओ पद पर नॉमिनेट किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द डिप्टी सीईओ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निशा देसाई बिस्वाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम डीएफसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। निशा के पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। निशा वर्तमान में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल 2021 बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिंडी कलिंग। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में कहानीकारों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग एवं कई अन्य लोगों को प्रतिष्ठित नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021 पदक प्रदान किया। भारतीय अमेरिकी वेरा मिंडी चोकलिंगम मिंडी कलिंग के नाम से मशहूर हैं। कलिंग प्राइम टाइम सिटकॉम बनाने, लिखने और अभिनय करने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has given how many billion dollar bailout package to Sri Lanka facing financial crisis? The right answer is option number B, $3 billion US। आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका को लेकर IMF का दिल पसीजा है और इसने संकटग्रस्त देश के लिए $3 अरब की मदद को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं पाकिस्तान अभी भी मदद के लिए वैश्विक निकाय से गुहार लगा रहा है। IMF ने श्रीलंका को यह राहत सुविधा विस्तारित निधि सुविधा EFF के रूप में दिया है। श्रीलंका के साथ यह IMF का 17वां समझौता है जो श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता और ऋण अस्थिरता को बहाल करने में मदद करेगा। आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस किसे मिला है? हु हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट BIS लाइसेंस टू मेक फायर रेजिस्टेंट स्टील? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली फायर रेसिस्टेंट स्टील के निर्माण के लिए भारत मानक ब्यूरो BIS सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है, समारोह के दौरान नई दिल्ली में BIS प्रमाणन के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कंपनी के MD हैं बिमलेंद्र झा। इन्होंने कहा कि फायर रेजिस्टेंट स्टील के लिए मिला लाइसेंस भारत के बुनियादी ढांचे और इनके सुरक्षा मानकों को मजबूत करेगा। रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम किस राज्य में स्थापित की गई है? इन विच स्टेट द रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम हैज बीन सेटअप?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश। भारतीय टीम की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी ने खिलाड़ियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ स्टेडियम का उद्घाटन किया। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी द रीजनल ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU हैज बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही PM मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की पहल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा की गई है। यह ऐप पाइपलाइन व तार जैसी भूमिगत सेवाओं को नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान से बचाएगा। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन केरला? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पद्मा लक्ष्मी। पद्मा ने राज्य की बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन किया है। यह उन 1529 लॉ ग्रेजुएट में शामिल थी जिन्हें केरल में एक कार्यक्रम में बार नामांकन प्रमाण पत्र सौंपा गया। 2017 में पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर की लोक अदालत में भारत को अपना पहला ट्रांसजेंडर जज मिला जिनका नाम था जयंता मंडल। किस देश में स्थित क्रेडिट स्विस बैंक को UBS ग्रुप AG ने खरीद लिया है? क्रेडिट स्विस बैंक बेस्ड इन विच कंट्री हैज बीन बॉट बाय UBS ग्रुप AG? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। 19 मार्च को स्विस निवेश बैंक UBS ग्रुप AG ने स्विट्जरलैंड की सरकार और स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा ब्रोकरेट किए गए ऑल स्टॉक सौदे में 3 बिलियन फ्रैंक $, में कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 बिलियन $, के लिए वित्तीय संकट से जूझ रही क्रेडिट स्विस खरीदने पर सहमति व्यक्त की। अमेरिका की 2 प्रमुख बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद 166 साल पुराना क्रेडिट स्विस बैंक तीसरा बड़ा बैंक है जो पिछले 10 दिनों में धराशायी हुआ है। भारत में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन भोपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने 10.9 के सटीक स्कोर के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने ISSF विश्व कप 2023 भोपाल में कुल 7 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल थे। चीन 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के लिए ISSF विश्व कप 2023 का अगला चरण पेरू के लिमा में 11 से 24 अप्रैल तक होगा। भारत की किस स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट MLC में लॉस एंजलिस फ्रेंचाइजी को खरीदा है? विच इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी बाउट द लॉस एंजलिस फ्रेंचाइजी इन मेजर लीग क्रिकेट MLC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR। अमेरिका में इस 7 जुलाई से पहली बार T20 लीग का आयोजन किया जाएगा। मेजर लीग क्रिकेट MLC के नाम से खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में कुल 6 टीमें शामिल होंगी। इनमें से 4 टीमें IPL फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक वाली होंगी। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने न्यूयॉर्क की टीम को खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने डालास, दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने सिएटल उरकास और लॉस एंजलिस की टीम को KKR ने खरीदा है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अलग अलग आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं और अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director and CEO of Invest India? The right answer is option number D. मनमीत के नंदा। इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2000 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर की IAS अधिकारी मनमीत के नंदा को नियुक्त किया है। नंदा ने दीपक बागला की जगह ली है। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।